फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के स्टॉक में 35% की शानदार तेजी के बाद करीब 10% की गिरावट हो गई। तो इतनी भयंकर तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो लाजमी है और उसकी वजह से गिरावट होनी ही थी। ऑलरेडी मैंने तेजी थी उसी समय बता दिया था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी और दूसरे दिन से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और ये होना ही है, क्योंकि बड़े बड़े फंड हाउस ने इसमें निवेश किया हुआ है निचले लेवल से। 11 रुपये के आसपास बहुत सारी खरीदारी है और उन लोगों ने कम समय में ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल रहा है तो कोई भी प्रॉफिट बुक करेगा, तो इन्होंने अपना फ़ायदा उठाया और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। लेकिन बहुत जल्द इसकी पोजीशन चेंज होने वाली है, फिर से नई तेज़ी की तरफ स्टॉक दौड़ने वाला है। लेकिन इसके बीच में दो बड़ी खबर निकल कर आई है यस बैंक से। ये क्या न्यूज़ है, इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है यस बैंक पे, उसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। साथ में क्या यस बैंक के लिए अब दिन जो फिरने वाले हैं, जो माहौल था ख़राब, क्या वो ख़त्म होने वाला है, क्या आगे से शानदार पोजीशन बन सकती है। क्योंकि यस बैंक ने जैसे कि अपनी तरफ से कह दिया है कि वो आने वाले समय में एआरसी बना के रहेगी, जो उसका एनपीए है उसको वो ख़त्म करेगी, किसी भी तरीके से एनपीए से छुटकारा पाएगी और नए सिरे से बड़े जोश से आगे शुरुआत करेगी। तो इसका जो आगे पूरा खाका है वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर है वो भी तैयार है। तो क्या जल्द से जल्द एआरसी यस बैंक की बन सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने जब भी वीडियो बनाया यस बैंक पे आपको कभी भी झूठे ख्वाब नहीं दिखाए। मैंने कभी नहीं बोला आपको कि ये 50 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। मैंने हर बार आपको बोला है कि यस बैंक अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको समय देना होगा। मैंने हमेशा आपको बोला है कि कम से कम आपको 2 साल देने होंगे यस बैंक को। मैंने दूसरे लोगों की तरह कभी आपसे कभी झूठी बातें नहीं की। मैंने कभी भी आपको ऐसा कोई टारगेट नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे पता है यस बैंक की सेहत सुधरने में थोड़ा टाइम लगेगा और जब रिटर्न आएगा तो बम्पर रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको धैर्य के साथ तो बैठना होगा। मैंने हर बार यही बात कही है और आगे जो तेज़ी बनी है ये लगातार ऐसे दौर आते रहेंगे। लेकिन इसके बीच में जो यस बैंक के पीछे जो उसकी पोजीशन है, जो उसके पीछे उसने तकलीफ देखी है, वो भी बीच बीच में आएगा, तो उसकी वजह से आपको ये गिरावट भी देखने को मिलेगी। लेकिन उससे आपको डरने की जरूरत नहीं, उसको खरीदारी का मौका ही समझना चाहिए और नई खरीदारी की तरफ सोचना चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 14.35 पर, हाई बनाई 14.50 की, लो बनाया 12.95 का और एंड में 13.35 पर करीब 9.18% डाउन पर इसकी क्लोजिंग है। तो गिरावट हुई, इसके पीछे आपको वजह मैंने पहले भी डिस्कस कर ली है कि जो बड़े फंड हाउस थे उसने काफ़ी खरीदारी की। म्यूचुअल फंड की काफ़ी खरीदारी है 11 रुपये के आसपास, और इनको शानदार जब प्रॉफिट मिल रहा है, करीब एक महीने के अंदर इनको अगर 14 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है तो क्यों नहीं कोई लेगा, प्रॉफिट बुक करेगा। तो शानदार प्रॉफिट के वजह से लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया और बड़ी फंड हाउस की जो सेलिंग प्रेशर की वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट हुई। लेकिन स्टॉक आगे मजबूत बना हुआ है। यहाँ से अगर जो इसका लेवल है वो अभी फ़िलहाल जो है 13 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस 13 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर जब तक स्टॉक ट्रेड करेगा तब तक आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार हम बीएससी की बात कर लेते हैं। बीएससी में 9,53,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,40,63,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 37.45%। एनएससी की बात करें तो 58,28,83,000 की वॉल्यूम हुई है और सामने 17,26,59,000 की डिलीवरी उठाई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 29.62%। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 25 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 60 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था और इसका गुरुवार को 105 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, भयंकर वॉल्यूम हुआ था, और फ्राइडे को भी 67 करोड़ रुपीज़ का शानदार वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में काम का जो रहा है। अब चलते हैं हम अपडेट की तरफ। जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जैसे कि आपको पता ही होगा यस बैंक के साथ जो घोटाला किया उसमें पूरी राणा कपूर फैमिली शामिल है। ऑलरेडी राणा कपूर तो जेल में है, लेकिन उनकी दोनों बेटियां और वाइफ बाहर थी, उनके ऊपर भी केस चल रहा था। तो अब अदालत ने उनकी जो बेल थी वो नामंजूर कर दी है और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। तो मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने शनिवार को यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की पत्नी और दोनों बेटियों को निजी क्षेत्र की ऋणदाता डीएचएफएल से जुड़े एक मामले में जमानत देने से बिल्कुल इनकार कर दिया और उन्हें 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। मामले की जांच एजेंसी द्वारा दायर आरोप पत्र में कपूर की पत्नी बिंदु और बेटी राधा खन्ना और रोशनी खन्ना को आरोपी बनाया गया है और अदालत ने आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए तीनों को तलब किया था। तीनों अदालत में पेश हुए और उनकी तरफ से विजय अग्रवाल और राहुल अग्रवाल ने अपनी
कानूनी टीम के साथ में उनकी पैरवी की, जमानत के लिए याचिका दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि आरोप पत्र बिंदु, राधा और रोशनी को गिरफ्तार किया बिना दायर किया गया है, यानी जो चार्जशीट जो बनाई गई है वो उनकी गिरफ्तारी के बिना ही बनाई गई है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वे इस जमानत के योग्य है और उनको जमानत मिलनी चाहिए। विजय अग्रवाल ने आगे तर्क भी दिया कि अदालत ने पहले ही उनके मुवक्किलों को समन जारी करके विवेक का प्रयोग किया था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनकी गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जब भी है बिल्कुल अवेलेबल थे और आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं थी उनकी वजह से, तो उनको गिरफ्तारी की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको बेल मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद भी जज ने उनकी बात को नहीं सुना और उन्होंने उन सबको, पूरे परिवार को, यानी दोनों बेटियों को और माँ को 14 डेज़ की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। तो एक तरह से ये बहुत अच्छी बात हुई। पिछले दिनों उनको अदालत जमानत मिल गई थी, लेकिन अब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और ये लोग जो मिल के सब ने घोटाला किया है, तो अब उनकी ये गिरफ्तारी तो बनती ही है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, जो राणा कपूर परिवार ने DHFL के साथ में बड़ा घोटाला किया था और 3700 करोड़ रुपए के NCDS खरीद लिए थे DHFL के, जबकि उस समय DHFL की हालत ख़राब थी, बिल्कुल डूबने की कगार पे थे। उसके बावजूद भी इन्होंने 3700 करोड़ रुपये निवेश किया था यस बैंक का DHFL के NCDS में और इसके बदले में इनको 600 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी कपूर फैमिली को, जिनमें उनकी बेटियां और उनकी वाइफ जो है उस कंपनी की ऑनर थे, प्रमोटर थे, यानी अर्बन वेंचर, जिनकी फर्म में ये 600 करोड़ रुपये निवेश किया गया था। तो एक तरह से रिश्वत दी गई थी उस 3700 करोड़ के बदले में और इसी मामले में अब इनको सबको जेल में जाना पड़ रहा है। तो बिल्कुल जैसा किया है वैसा करना है, तो उनको भुगतना तो होगा ही। और अब जो दूसरी जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, यस बैंक कोई लीगल कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रही है डिश टीवी के ऊपर, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही होगा डिश टीवी के जो मेंबर है वो हटने को तैयार नहीं है, ऊपर से बहुत सारे लोग हैं जो उनके सपोर्ट में भी आ गए। तो ऐसे में अब यस बैंक ने अपनी तरफ से लीगल स्टेप उठाने की तैयारी कर ली है, यानी वो कानूनी तरीके से बोर्ड को हटाने की कोशिश करेंगे। तो महीने की शुरुआत में यस बैंक ने डिश टीवी के बोर्ड को इस आधार पर हटाने का आह्वान किया था कि यह कंपनी केवल जो 6% शेयर रखने वाले अल्पसंख्यक शेयरधारक है, जिनके माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है, उसके बावजूद भी वो डिश टीवी के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। और यस बैंक की तरफ से कहा गया है कि ये पूरा जो बोर्ड मेंबर है इनको हटाना चाहिए, क्योंकि हम इसके मेजोरिटी स्टेक होल्डर है, हमारे 25% से ऊपर स्टेक है, उसके बावजूद भी 6% जो शेयरधारक है उनकी बातें मानी जा रही है। और साथ में उन्होंने आकाश सूरी, जो कि कंट्री हेड स्टेट एसेट मैनेजमेंट यस बैंक के हैं, यस बैंक उनको नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहती है डिश टीवी के। डिश टीवी की जो AGM है वो 27 सितंबर को होने वाली है, जहां पे नए निदेशक की नियुक्ति के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मंजूरी मिलने पर प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। और जो मामला है बिल्कुल ये पूरी तरह से दोनों के बीच में टकराव का बन चुका है, क्योंकि एक तरह यस बैंक जिस तरह से अपने बड़े स्टेक होने की वजह से उसका पूरे कानूनों का इस्तेमाल करना चाहता है, यस बैंक चाहता है कि जो बोर्ड मेंबर है उनको हटाया जाए और नए बोर्ड का गठन किया जाए। बोर्ड के मेंबर वो यस बैंक अपनी तरफ से चाहते हैं, तो एक तरह से वो पूरा कंट्रोल चाहते हैं और इसी वजह से मामला धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा उलझन वाला हो रहा है। लेकिन अब वो कानूनी पहलुओं पे भी विचार करने के लिए कह दिया यस बैंक ने, यानी हम लीगली कार्रवाई भी करेंगे अगर हमको बोर्ड मेंबर नहीं हटाने दिए गए तो। और फ्रेंड्स, इस बीच में यस बैंक में मजबूती बनी हुई है और यस बैंक आगे भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि जो कम्युनिटी सेंटीमेंट है वो भी यस बैंक के साथ में 81% बाय की कॉल है, 8% सेल की कॉल है और 11% होल्ड की कॉल है। तो करीब 88% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं 100 में से। तो इसका मतलब अभी भी लोगों का रुझान बना हुआ है। अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें और जानें कि शॉर्ट टर्म में इसके क्या टारगेट बन सकते हैं, ऊपर की तरफ ये कहाँ तक जा सकता है और गिरावट में स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाएगा तो फिर 12.63 का इसका फर्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा और उससे स्टॉक नीचे गिर गया तो फिर 12.02 तक भी जा सकता है और इसका थर्ड जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 11.08 का। लेकिन स्टॉक अगर ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा तो जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो है 14.18 का। उसको अगर क्रॉस कर लिया तो फिर स्टॉक सीधा 15.12 तक जा सकता है और जो थर्ड इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो है 15.73 का। तो अगर इसी तरह से स्टॉक में अगर तेज़ी का वातावरण बना तो फिर ये स्टॉक आपको 16 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर इसमें गिरावट का दौर जारी रहा तो फिर ये वापस 11 तक भी जा सकता है। तो इन संभावनाओं के साथ में ही आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए, परंतु स्टॉक आगे भी बहुत ज़्यादा बुलिश बना रहेगा। भले थोड़ा गिरावट दिखे शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन स्टॉक में फिर बड़ी तेज़ी बनेगी, क्योंकि यस बैंक बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है। साथ में जो यस बैंक की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, जहाँ पे उनके 4000 करोड़ रुपये डूबने की संभावना बनी थी यस वोडाफोन आइडिया के अंदर, उसमें एक अब लगाम लग गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत बड़ी राहत दे दी गई है। वोडाफोन आइडिया को 4 साल का मोरेटोरियम लगा दिया गया है। अब वोडाफोन अच्छे से अपना काम कर पाएगी, तो यस बैंक के पैसे आने की संभावना भी बन चुकी है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है।
और जो गिरावट बनी थी वो वोडाफोन आइडिया की वजह से थे, तो अब बिल्कुल वो गिरावट भी थम जाएगी, क्योंकि वोडाफोन का मामला बिल्कुल डिस्काउंट कर गया है। और साथ में लगातार रेटिंग एजेंसियाँ यस बैंक के साथ में अच्छी रेटिंग दे रही है, और उससे लग रहा है कि यस बैंक की सेहत जल्द से जल्द सुधरने की तरफ जा रही है। तो बहुत जल्द यहाँ पे आपको बड़ी तेज़ी की संभावना बनेगी, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ में ही रहना होगा। अगर आपका शॉर्ट टर्म नज़रिया है तो बिल्कुल यस बैंक में इस समय निवेश के बारे में सोचे ही नहीं। आपको लॉन्ग टर्म रखना ही होगा, कम से कम 2 साल का टाइम तो आपको यस बैंक को देना ही होगा, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।